तो अपनी फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइल इंक्लूड कर ली है stdio.h, जो आपको अक्सर काम में आती है, और दूसरा लिखा हमने conio.h, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने void main, एक वेरिएबल बनाया intx। अगर हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, ये ऑटो क्लास का है, अगर आपने यहाँ पे ऑटो कीवर्ड लिखा है तो अच्छी बात है। हम पहले तो बिना ऑटो के लिख के काम में लेते हैं क्या आता है। इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करके देखते हैं कि x में क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो हमने लिख दिया है x इक्वल्स टू %d, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने x की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद x को हमने 10 स्टोर किया, और उसके बाद फिर से हम x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको ये सब दिख नहीं रहा है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने 10 स्टोर कर दी है, फिर से प्रिंट किया सेम, वो x इक्वल्स टू %d लगा दिया है, और ये x को हमने फिर से प्रिंट किया। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आपको देखना है कि सबसे पहले ये समझना है कि x की शुरुआत में वैल्यू कितनी प्रिंट होती है और 10 डालने के बाद कितनी प्रिंट होती है। तो हमने इसे रन किया तो शुरुआत में देखिए एक वैल्यू प्रिंट हो रही है 850, जो कि हमने नहीं डाली थी उसकी। ये गार्बेज वैल्यू है, कूड़ा कचरा है, कहीं से आ गया। बाद में हमने जब उसको 10 डाला तो वो 10 प्रिंट हो रहा है आपका x की वैल्यू में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका ऑटो क्लास का वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करने पर गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है। आप इसे ऑटो क्लास के साथ भी लिख सकते थे, ऑटो हमने लिख दिया तो भी वही रिजल्ट आएगा आपके पास। इसमें हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, अगर कोई आउटपुट पहले से आ रखा है तो वो आपका हट जाएगा। फिर से देखेंगे आप, यहाँ सेमीकोलन रह गया, सेम वही आउटपुट। अब देखने वाली बात है कि ये x जो है हमारा किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ हो सकता है क्या। मान लीजिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ऊपर हमने एक फंक्शन लिखा है, एक डिक्लेयर कर दिया है कैल्सी नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, और इसको हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कैल्सी फंक्शन को कॉल किया है, और कैल्सी ये फंक्शन हमारा यहाँ बना हुआ है, वॉइड कैल्सी ये बना हुआ है यहाँ पे। और इसमें अगर हमने x को प्रिंट करने की कोशिश की, प्रिंट x, यहाँ पे हम x को प्रिंट कर रहे हैं %d और कॉमा x, तो आप यहाँ पे एक एरर देखेंगे। हम इसको जब कंपाइल कर रहे हैं तो एक एरर आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल x। आपका जो x बना हुआ है वो अनडिफाइंड है लाइन नंबर 16 पे। तो लाइन नंबर 16 पे देखिए आपकी यहाँ पे ये लाइन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 16 नंबर की लाइन पे जो वेरिएबल है ये अनडिफाइंड है, यानी कि उस फंक्शन का वेरिएबल आप इस फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्कोप लोकल होता है, उसी फंक्शन में यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सिस का अपना होता, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बना लिया intx, और उसकी वैल्यू 90 कुछ भी डाल दिया है, तो ये प्रिंट करता 90 अलग से। अपना अपना वेरिएबल है, उसका x अपना है, इसका x अपना है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका ऑटो क्लास का। अब हम इसी में एक और देखते हैं, स्टैटिक। हमने एक फंक्शन बना लिया स्टैटिक करके x, और उसको प्रिंट किया। उसके बाद हम उसमें 3 बार हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, जैसा कि आपने अभी कैल्सी अभी एग्जांपल में हमने बताया भी था आपको। कैल्सी नाम का एक फंक्शन मैंने 3 टाइम्स कॉल कर लिया। आप लूप में भी कॉल कर सकते हैं, मैं ऐसे ही कॉल कर देता हूँ। ये 3 टाइम कॉल किया है। और देखने वाली बात यह है कि ये वेरिएबल स्टैटिक, जो वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल x यहाँ पे है, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक नया वेरिएबल हमने लिया है, मान लीजिए y, ये इसका अपना वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। हम यहाँ पे y वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, ये कैल्सी फंक्शन के अंदर है, ध्यान रखिएगा। आपको ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हम किस फंक्शन में हैं। आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन का आउटपुट है। तो यहाँ हमने लिख दिया है मेन, ये मेन का आउटपुट है, ये हमने लिख दिया है, ये मेन फंक्शन से आउटपुट आ रहा है आपका, क्लियर। और ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा कैल्सी फंक्शन का आउटपुट है, कैल्सी, ये हमारा कैल्सी फंक्शन का आउटपुट है। ये हमने यहाँ लिख दिया है
ताकि आपको ये मालूम चले कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए अब यह होगा क्या कि आपने y वेरिएबल बनाया, y वेरिएबल की जो वैल्यू है शुरुआत में आपकी जो है इनिशियलाइज, पहले तो आपका मेन चलेगा, मेन की वैल्यू आपने यहाँ पे कोई इनिशियलाइज नहीं किया तो गार्बेज प्रिंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बताया गया था स्टैटिक वेरिएबल गार्बेज वैल्यू नहीं लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। उसके बाद आपका कैलसी फंक्शन चलेगा। कैलसी फंक्शन में आपने कोई वैल्यू अगर इनिशियलाइज की है तो अच्छी बात है, हम इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको 10 इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ भी करते हैं। हमने यहाँ किया y प्लस प्लस, तो y की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, एक बढ़ के आपकी प्रिंट होगी 11। फिर दूसरी बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फिर से नहीं बनेगा ये वेरिएबल, ठीक है। अगर ये वेरिएबल अगर स्टैटिक होगा तो नहीं बनेगा, लेकिन हमने अभी इसको स्टैटिक नहीं बनाया है, तो ये फिर से 10 आएगा, फिर एक बढ़ेगा, फिर 11 प्रिंट होगा, यानी 3 टाइम्स ये 11 प्रिंट करेगा। देखिए अभी मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे मेन के x की वैल्यू 0 प्रिंट हो रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आपका स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू प्रिंट करता है। और कैलसी फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल हमने नहीं बनाया है, हमने ऑटो क्लास का वेरिएबल रखा है। नॉर्मल एक INT करके एक y वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 10 स्टोर किया और प्लस प्लस किया, उसके बाद प्लस प्लस करने से एक वैल्यू बढ़ गई और 3 बार उसको कॉल किया तो हर बार वो एक वैल्यू बढ़ा देता है, मतलब 10 के बाद एक वैल्यू बढ़ा देता है और वो 11 को बार बार प्रिंट करता रहता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह स्टैटिक लिख देते, स्टैटिक लिख लेते तो होता क्या कि आप जब इसको फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं तो ये वेरिएबल मेमोरी में पहली बार बनता, उसमें 10 स्टोर होता, उसके बाद ये 11 हो जाता, 11 प्रिंट होता। दूसरी बार जब ये कॉल हो रहा है तो ये वेरिएबल फिर नहीं बनेगा, क्योंकि ये मेमोरी में हटा ही नहीं है, जबकि बिना स्टैटिक ये हट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये मेमोरी में बना हुआ, इसका लाइफ टाइम अभी है, ये जीवित है, तो ये आपका मेमोरी में बना हुआ है और उसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज नहीं होगी, ये स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगा, फिर से एक वैल्यू बढ़ जाएगी यानी कि 12 हो जाएगी, 12 प्रिंट होगी। फिर तीसरी बार आप कॉल करेंगे तो फिर ये वेरिएबल आपका ये वाला स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल पहले से बना हुआ है मेमोरी में। उसकी वैल्यू फिर एक बढ़ेगी तो 12 के बाद 13 हो जाएगी, 13 प्रिंट होगा। रन करके देखिए इसे, तो आप देख रहे हैं जो मेन में बनाया गया था x वेरिएबल वो स्टैटिक है और उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की तो 0 प्रिंट कर रहा है। तो इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि स्टैटिक वेरिएबल हमेशा 0 से इनिशियलाइज होते हैं। दूसरी बात, आपका यहाँ पे y वेरिएबल 11, 12, 13 प्रिंट कर रहा है, जबकि हमने उस फंक्शन को 3 बार कॉल किया और जब ये INT था तो ये वेरिएबल 11 प्रिंट हो रही थी ऐसे। और स्टैटिक होने पर इससे पता लग रहा है कि ये वेरिएबल मेमोरी में बंद मरता नहीं है, इसकी डेथ नहीं होती है और ये जीवित रहता है। तीसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कैलसी फंक्शन में x को एक्सेस करूँगा तो एरर आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे x को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट और एक %d लगा के हमने सिर्फ x को लिख दिया कि x को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो x वेरिएबल इसके अंदर नहीं है तो ये रीड ही नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं तो ये लोकल इसका स्कोप होता है, तो यहाँ रीड नहीं कर सकते आप। तो ये 3-4 बातें हैं स्टैटिक के साथ में, ये बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे एक्सटर्न वेरिएबल को। एक्सटर्न वेरिएबल में आपको करना क्या है कि आप एक फाइल में, हम एक अलग फाइल में बनाते हैं, एक फाइल में हमने ये सारा प्रोग्राम हटा दिया है और extern एक्सटर्न एक वेरिएबल बना लिया pi इक्वल्स टू 3 पाई जो होता है हमारी, जिसकी पाई की वैल्यू जो होती है मैं वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो 3.141529 ये हमने पाई की वैल्यू को लिख लिया है और सेमीकोलन लगा दिया है। यहाँ देखिए, और भी वेरिएबल आप बना सकते हो। ये हमारा एक फ्लॉट टाइप का वेरिएबल होगा, एक्सटर्न FLOT फ्लॉट टाइप का वेरिएबल हमने बना लिया है और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं कोई भी नाम देके। एक ही वेरिएबल बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमने इसको वेरिएबल को फाइल को नाम दे दिया myfile.c, myfile.c के नाम से दे दिया, my या वेरिएबल्स के नाम से बना लेते हैं। इस फाइल का नाम दे दिया हमने वेरिएबल्स। वेरिएबल 8 कैरेक्टर से ज़्यादा आप बड़ा नाम नहीं दे सकते, वेरिएबल लिख लेते हैं सिर्फ इतना, वेरिएबल.c। ये सेव हो गई हमारी फाइल। और अब इस फाइल को चाहो तो आप बंद कर दो, एक नई फाइल हम बना रहे हैं, ठीक है। ये एक अलग फाइल है जिसमें हमने इंक्लूड किया है stdio.h को,
एक इंक्लूड करते हो आप लोग conio.h। अब हम अपनी जो अभी फाइल बनाई है जो variable.c है वो अलग फाइल है, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसका खुला होना ज़रूरी नहीं है, इसको हम लोग डबल कोट्स में इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये आपने बनाई है। variable.c टैग नहीं लगाएंगे आप, ऐसे। अभी पैटर्न बदल गया, आजकल सारी फाइलें हम लोग टैग लगा के ऐसे ही यूज़ करते हैं डबल कोट्स में। तो यहाँ पे उसको भी इंक्लूड कर लिया, यानी कि उसके जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन में आ गए, void main, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक सर्किल का एरिया निकालने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए रेडियस के लिए एक वेरिएबल लिया और एरिया निकालने के लिए एक और वेरिएबल ले लिया। हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवाते हैं कि भैया आप एक वैल्यू इनपुट करें जिसका आपको एरिया निकालना है। उसको हमने scanf किया %f से, क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल है, और हमने r में रीड कर लिया रेडियस, और a = मैंने पाई, एक यहाँ इस फंक्शन में पाई नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और ये वेरिएबल आपका variable.c में बना हुआ है एक्सटर्न कीवर्ड के साथ में। हमने यहाँ r लिखा, और यहाँ पे जो a के अंदर वैल्यू आ रही है तो आप अपना उसका रिज़ल्ट देखिए क्या आता है। तो %f से हम उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, a की वैल्यू को, और यहाँ एक get ch भी लिख दिया है। देखने वाली बात है कि अब हमारे पास में वो वेरिएबल एक्सेस होता है कि नहीं। यहाँ पे उस फाइल का नाम हमारे पास में a गलत लिख दिया था हमने, अब सही है, अभी ठीक है। यानी कि अब हम इसे रन कर रहे हैं तो एक वैल्यू, पुराना आउटपुट भी आपका आ रहा है, हमने क्लियर नहीं किया था स्क्रीन को। 5 इनपुट किया और अब देखेंगे आउटपुट आ रहा है, यानी कि ये वेरिएबल आपका एक्सेस हो रहा है। आप यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल दूसरी फाइल से एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ये एक्सटर्नल वेरिएबल की खास बात है। अब इसके बाद एक और आता है आपका वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल। ये आप ऑटो क्लास की तरह समझ जाएं इसे, इसका कोई आपको अलग से इफेक्ट नज़र नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि रजिस्टर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है x, और उसकी वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं डाली है, इंटीजर वेरिएबल है वो, और उसको हम प्रिंट करके देखते हैं। सिंपल printf कि x की वैल्यू कितनी प्रिंट होती है, x%d, और x को प्रिंट किया। हमने एक फंक्शन कॉल किया कैलसी। यहाँ अब हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हटा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे कैलसी फंक्शन को कॉल किया, और कैलसी फंक्शन हमने ऊपर डिक्लेयर भी कर लिया है। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है इसमें, ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है तो आगे void लिखा देंगे, void कैलसी। और ये फंक्शन नीचे फिर से बनाया हमने, हम इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। printf %d और $x, तो डेफिनेटली इसमें एरर आएगी। रजिस्टर वेरिएबल दूसरे किसी भी फंक्शन उस ब्लॉक में रीड नहीं हो सकते। तो यहाँ अनडिफाइंड सिंबल एरर आ गई लाइन नंबर 13 में, और लाइन नंबर 13 हमारा जो है वो यही है। तो ये वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, तो इससे पता लग रहा है रजिस्टर वेरिएबल लोकल होते हैं, ठीक है, उनको दूसरे किसी फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट आपकी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेंगे पहले, उसके बाद अगर आप कोई वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हमने मान लीजिए इस वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी है, x को हमने एक वैल्यू इनपुट कर देते हैं, x = 20, और फिर बाद में प्रिंट करेंगे तो 20 प्रिंट होगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये इसलिए दे रहे हैं हम लोग ताकि आपको मालूम चले कि आपका इसका जो गुण है इस आपके ऑटो क्लास के जैसा ही है। ऑटो क्लास भी आपके शुरुआत में गार्बेज वैल्यू लेते हैं। फ़र्क इतना ही होता है कि ये वेरिएबल आपके सीपीयू के रजिस्टर मेमोरी में बनते हैं बस। तो आप देखिए, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं एक बार, फिर आउटपुट देखेंगे, आपको ठीक से समझ में आएगा। पहले वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है, फिर 20 प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल ऑटो क्लास के जैसे ही है। लेकिन अब ये रजिस्टर मेमोरी में बनेगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि रजिस्टर मेमोरी में बना कि नहीं, सीपीयू की मेमोरी में बना नहीं बना। ये अपना कंपाइलर इंटरनल इसका वर्क है, वो अपने आप देखता है कि इसको सीपीयू में बनाना है कि नहीं बनाना है, ऑटो में रखना है। तो ये थे हमारे
स्टोरेज क्लासेस, इनको वेरिएबल लाइफ टाइम, स्कोप या विजिबिलिटी इनके नाम से भी जाना जाता है। अवेलेबिलिटी आपको किसी भी नाम से पेपर में आए आपको ये लिखना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, इनके स्कोप, लाइफ टाइम और क्या इनिशियलाइज करते हैं ये वैल्यू को, कहाँ का एक्सेस किया जा सकता है, ये सब लिख के आना होगा। अब एक और टॉपिक है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, उसे और देखते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट